नमस्कार, मैं अभिषेक वशिष्ठ, सहायक आचार्य भूगोल, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज फिर आप लोगों के सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ और आज का हमारा विषय बहुत ही रोचक है और हमारा विषय है आज का पिग्मी, एक जनजाति। ये वो जनजाति है जो आज भी अपना जीवन आदिवासी रूप में जीती है। इसलिए आज जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम पिग्मी के बारे में थोड़ा जानते हैं। पिग्मी एक ऐसा मानव जातीय समूह है जिसके सदस्यों का औसत कद असाधारण रूप से कम होता है। यह नाम अक्सर मध्य अफ्रीका में बसने वाले छोटे कद की जातियों को दिया जाता है, जिनमें अका, एफे और मबूती शामिल हैं। इन जातियों में पुरुषों का औसत कद 4 फुट 11 इंच से कम होता है। देखो बच्चों, इस वर्णन से एक चीज़ स्पष्ट हो गई होगी कि पिग्मी जनजाति का कद छोटा होता है। और दूसरी बात अब हम कहते हैं कि इसका निवास क्षेत्र, पिग्मी जनजाति रहती कहाँ है। पिग्मी जनजाति अफ्रीका के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में रहती है। अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, अर्थात 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र पिग्मी का निवास क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को हम साधारणतया कांगो क्षेत्र के रूप में जानते हैं। कांगो बेसिन है। कांगो दरअसल एक नदी का नाम है और यहाँ कांगो नदी है और उस कांगो नदी के कारण इसे कांगो क्षेत्र कहते हैं। और अफ्रीका में इसकी लोकेशन है। मैं संसार के मानचित्र पर इसे व्यक्त करता हूँ। देखिएगा, संसार के इस मानचित्र पर जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें जो रेड मार्क किया हुआ है, ये भूमध्य रेखीय एरिया है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का ये क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। देखिए, वैसे तो पिग्मी जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में ही है, यानी कि केवल अब मैं फोकस करूं तो ये जो एरिया है केवल इस एरिया में, और यहाँ जो केन्या, तंजानिया, कांगो, ये जो क्षेत्र हैं ये इसके लिए जाने जाते हैं। लेकिन यदि हम बड़े स्तर पर बात करें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जितनी भी जनजातियाँ पाई जाती, जैसे मलेशिया में लदांग, श्रीलंका में चेना, वियतनाम में रे, लैटिन अमेरिका में रेड इंडियंस, ये सब भी पिग्मी जनजाति का ही एक ग्रुप है। और मौलिक रूप से ये निग्रो प्रजाति के लोग होते हैं। तो यदि लेकिन हम स्पेसिफिकली केवल पिग्मी जनजाति के ऊपर बात करें तो पिग्मी जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है और मध्य अफ्रीका में जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वह पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो अभी आपने ये निवास क्षेत्र देखा संसार के मानचित्र पर। इसके बाद बात करते हैं इसके निवास क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति। देखो विद्यार्थियों, भौगोलिक स्थिति किसी भी जनजाति के लिए उसके जीवन, उसकी आर्थिक क्रियाएं, उसकी शारीरिक बनावट, उसकी सामाजिक संरचना, खान पान आदि सभी चीज़ों को प्रभावित करती है। इसलिए किसी भी जनजाति के बारे में जानने से पूर्व वहाँ की भौगोलिक स्थिति जानना अति आवश्यक है। तो
पिग्मी जनजाति जिन क्षेत्रों में निवास करती है उन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति असाधारण है एवं बेहद कष्टप्रद भी है। भौगोलिक स्थिति देखिए, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उष्ण यानी तापमान भी अधिक, आर्द्र यानी नमी भी अधिक। ऐसे में जो दूसरा बिंदु है प्रतिदिन वर्षा, यह स्पष्ट किया जाना अति आवश्यक है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्योंकि सूर्य की किरणें एकदम सीधी चमकती हैं, इसलिए यहाँ दोपहर में भयंकर गर्मी हो जाती है और अत्यधिक गर्मी हो जाने के कारण वायु गर्म होकर के तेज़ी से ऊपर की ओर उठने लगती है और 4 से 5 बजे के बीच में वायु बहुत अधिक ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठकर संवहनी तरंगों के रूप में जब ये ऊपर उठती है तो ऊपर उठकर फैलती है और फैलकर ठंडी हो जाती है और फैलकर ठंडी हो जाने से इसकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है और 100 या 100 से अधिक हो जाती है और इन परिस्थितियों में संघनन प्रारंभ होता है और वर्षा होने लगती है। इस प्रकार भूमध्य रेखीय क्षेत्र प्रतिदिन वर्षा के लिए जाने जाते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्रतिदिन शाम को नियमित रूप से वर्षा होती है और यही कारण है कि यहाँ वर्षा का औसत 250 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। और तापमान, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ सूर्य की किरणें एकदम सीधी चमकती है, इसलिए यहाँ तापमान भी 26 डिग्री से 30 डिग्री के बीच औसत तापमान बना रहता है। यानी कि पिग्मी जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वहाँ तापमान भी अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है और इन स्थितियों में वहाँ सघन वन का होना एक आवश्यक दशा है और जब वन बहुत सघन होंगे तो यहाँ इनके लिए आवास की कुछ अलग तरह की दशाएं विद्यमान हो जाती हैं और आर्द्रता अधिक होने के कारण इनका जीवन कठोर होता है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको भौगोलिक स्थिति बताई है यह विश्व की सबसे कठोर स्थितियों में से एक है। सामान्य रूप से ये आम राय है कि इन वनों में पैदल चलना संभव नहीं है, क्योंकि इन वृक्षों के बीच में छोटी छोटी लताएं होती हैं जो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में इस तरह से गुथी हुई होती हैं कि चलना बहुत मुश्किल है। आम आदमी तो चल ही नहीं सकता है और ऐसे कठोर भौगोलिक स्थिति में ये पिग्मी लोग निवास करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक बनावट। भौगोलिक स्थिति का सबसे पहला प्रभाव किसी भी क्षेत्र के लोगों की शारीरिक बनावट पर पड़ता है और जो पिग्मी लोग हैं इनकी शारीरिक बनावट इन्हें विश्व में और लोगों से अलग करती है। पहली विशेषता ये है कि ये इनका जो कद है वो बहुत छोटा होता है और इनका कद 4 फुट 11 इंच से कम रहता है, यानी 5 फीट से भी कम। और आज 5 फीट से कम यदि हाइट के लोग अपने भारत देश में हैं तो हम उसे सामान्यतया नाटा कद का व्यक्ति समझते हैं। वहाँ इसी तरह के लोग सभी लोग पाए जाते हैं। इनकी नाक चपटी होती है। बच्चों याद करो, पिछले वाले चैप्टर में हमने जब मानव प्रजातियों का वर्गीकरण पढ़ा था तो उसमें नासा सूचकांक के आधार पर हमने प्रजातियों को बांटा था और उसमें नीग्रोइड प्रजाति के लोगों को हमने चपटी नाक का बताया था। वहाँ था तनु नासा, मध्य नासा और चपटी नासा, ये 3 प्रकार थे और उनमें से चपटी नासा नीग्रोइड प्रजाति के लोगों की नाक की विशेषता होती है और वही विशेषता यहाँ आ रही है।
और निग्रोइड तो मूल रूप से एक बहुत बड़ा विभाग है मानव प्रजाति का, और उसी का ही एक उपभाग है नीग्रो। और नीग्रो प्रजाति के लोग कहे जाते हैं क्योंकि ये इनकी नाक चपटी होती है, जबड़ा इनका बाहर निकला हुआ होता है और रंग में ये बिल्कुल काले होते हैं, बाल इनके घुंघराले होते हैं। ये भी हम निग्रोइड प्रजाति में जब मानव प्रजातियों का वर्गीकरण अध्याय हमने पढ़ा था तो उसके अंदर घुंघराले बालों को हमने निग्रोइड प्रजाति में पढ़ा है। तो वो सारी विशेषताएं जो निग्रोइड प्रजाति में पाई जाती है वे यहाँ पिग्मी जनजाति में देखने को मिलेगी। और मूलतः ये निग्रो प्रजाति के लोग होते हैं। अब मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ कि निग्रो किस प्रकार के होते हैं। या देखिए, ये गौर से देखिए, यहाँ इनकी नाक को देखिए, इनकी नाक चौड़ी है, लंबाई उसकी कम है, ये लंबाई ये कम है, और चौड़ाई इनकी नाक की ज़्यादा है, और बाल इनके घुंघराले हैं, लंबाई बहुत कम है, रंग इनका काला है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो इस प्रकार ये पिग्मी जनजाति का एक फ़ोटो मैंने आपके सामने रखा है जिससे हम आसानी से ये समझ सकें पिग्मी जनजाति किस तरह का उनके लुक्स हैं, कैसे दिखती है। और इसी में आप एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि अब ये लोग कपड़े पहनने लग गए हैं, जो हालांकि साथ में इन्होंने कुछ और भी कमर पे बांध रखा है, लेकिन अब ये कपड़े पहनने लग चुके हैं। तो ये एक इनमें विश्व में जिस प्रकार से शिक्षा और अन्य चीज़ों की जागरूकता आई है और उससे ये लोग भी थोड़े प्रभावित हुए हैं, और अब इन्होंने अपने वस्त्रों का, अपने परिधानों को बदला है, और ये अब वृक्षों की छाल और जानवरों की जो खाल है उसे ही अपना वस्त्र नहीं बनाकर सामान्य वस्त्रों को भी ये पहनने लग गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके खान पान की। खान पान में कोई बदलाव नहीं है, ये कच्चा मांस भी खा लेते हैं, बंदर, चूहे, सांप, जो जीव यहाँ मिल जाए ये उन्हें काट पीट के और भून के या कच्चा हर तरह से खाने में सक्षम है। शहद का प्रयोग बहुत करते हैं, केले, कसावा और भी कई फल हैं जिन्हें ये खाते हैं। हाथी का शिकार करने में ये बड़े माहिर हैं। ये क्या करते हैं कि एक खड्डा खोद लेते हैं और उस खड्डे को ऊपर से घास फूस और पत्तों से ढक देते हैं, और हाथी जब उधर होकर गुजरता है तो उस खड्डे में गिर जाता है। गिरने के बाद तीर और भालों से उसे गोद करके उसको मार दिया जाता है, और फिर उसके मांस को ये बड़े चाव से खाते हैं। तो हाथी का मांस इनका बड़ा स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक है। इसके बाद हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति की आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियाँ। देखिए, मूलतः ये शिकारी हैं, और हों भी क्यों नहीं, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं, वहाँ और कोई गतिविधि इनके लिए है भी नहीं। ऐसे में ये शिकार ही इनका मुख्य व्यवसाय है। कृषि कार्य भी ये लोग करते हैं, और कृषि कार्य के बाद तीसरी चीज़ आती है मौन व्यापार। ये इनका बड़ा पिक्यूलियर, बड़ा विशेष, और जो इन्हें और लोगों से अलग करता है वो व्यापार है।
मौन व्यापार में ये क्या करते हैं कि अपने यहाँ यदि इनके पास में मांस अधिक है तो ये कच्चा मांस अपने साथ लेकर के जाएंगे, और दूसरे क्षेत्र के जो पिग्मी हैं यदि वहाँ कृषि कार्य अधिक होता है तो उस तरफ वहाँ जा कर के और ये चुपचाप रात को कच्चा मांस रख कर के आ जाएंगे, और अगले दिन उस क्षेत्र के लोग जब उस कच्चे मांस को काम में ले लेंगे तो वहाँ उस कच्चे मांस की एवज में वे भी वहाँ पर अन्य जो कृषि उत्पाद हैं या जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है, कच्चे मांस रखने वाले जो पिग्मी हैं उनकी ज़रूरत का जो सामान है वे उसे यहाँ रख देते हैं, और अगले दिन फिर ये लोग वहाँ जाते हैं और उस अपनी ज़रूरत के सामान को ले आते हैं। मौन व्यापार नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें कोई इनके बीच में बातचीत नहीं होती है, कोई सौदेबाजी नहीं होती है। ये एक दूसरे की ज़रूरत को जानते हैं, एक दूसरे के उत्पादों की क्षमताओं को जानते हैं और उसी अनुरूप एक दूसरे को सामान का आदान प्रदान करते हैं। और इस आदान प्रदान में ये एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, केवल रख के आते हैं। ईमानदारी इतनी है कि ये जानते हैं कि इन्होंने कितना कच्चा मांस रखा है, उसकी एवज में हमें कितना कृषि उत्पाद रखना चाहिए। तो ये इनकी मौन व्यापार की विशेषता है। और पहनावे में ये वृक्षों की खाल और जानवरों की खाल को प्रयोग करते हैं। यद्यपि आपने पिछली पिक्चर में देखा था कि ये लोग अब वस्त्र भी पहनने लगे हैं, और इसके बाद इस लाइन का महत्व बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी हम इस लाइन को छोड़ नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से आज भी बहुत से पिग्मी जानवरों की खाल का भी प्रयोग करते हैं, और यदि आप YouTube पे पिग्मी जीवन को देखेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं पिग्मी जनजाति का अन्य सामाजिक जीवन। पिग्मी जनजाति क्योंकि मूल रूप से शिकारी है, कृषक है, और ये उन क्षेत्रों में निवास करती है जहाँ उष्णता भी अधिक है और आर्द्रता भी अधिक है। ऐसी स्थिति में यहाँ गंभीर बीमारियों की समस्या बहुत ज़्यादा है, या मैं यूँ कहूँ कि यहाँ मच्छर, मक्खी और कीड़े आदि का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसी स्थिति में ये लोग अपने शरीर पर मिट्टी का लेप भी कर लेते हैं ताकि उससे ये अपने आप को कई प्रकार के रोगों से बचा करके रख सकें। आज तक इतना ही। धन्यवाद।